नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में। इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और मुझे लगता है इस बम्पर स्टॉक को हमें भूलना नहीं चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स मुझे चार्ट पर नजर आए, तो क्या इस स्टॉक में अभी के अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि एक्साइड इंडस्ट्रीज एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 12,575 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बारे में बात करें तो वो है 148 रुपीज़, जो कि आज फ्लैट ही दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो हमें 1 वीक में 6% तक नीचे दिखा है, 1 मंथ में 5% तक नीचे दिखा है। अगर 1 ईयर के बारे में बात करें तो 26% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाए हैं। 5 ईयर के बारे में बात करें तो 5 ईयर में हमें फ्लैट रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो पी रेशियो जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो है 16.18, जो सेक्टर का पी वो है 62.78, पीबी रेशियो है 2.04, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 2.47। डिविडेंड यील्ड हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि काफ़ी समय से डिविडेंड भी नहीं दिया है। सेक्टर का डिविडेंड है 0.98%। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं की मैट्रिक्स से हमें पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा चीप वैल्यूएशन पे मिलने वाला स्टॉक है। सेक्टर के मुकाबले अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव या प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिलने वाला स्टॉक नहीं है। अब कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। तो आपको पता ही होगा कि एक्साइड इंडस्ट्रीज लीड एसिड स्टोरेज बैटरीज बेचती है और बनाती भी है। उन्हीं का ये बिजनेस करती है जिनका यूज़ होता है ऑटोमोटिव, पावर, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कंप्यूटर इंडस्ट्रीज, रेलवेज, माइनिंग एंड डिफेंस सेक्टर में। यानी इनकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग सेक्टर्स में भी यूज़ होती है, सिर्फ गाड़ियों में यूज़ नहीं होती है। और आपको ये भी पता होगा कि एक्साइड इंडस्ट्रीज लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में भी काम करता है। अब आपको फाइनेंशियल ट्रेंड दिखाना चाहूँगा। तो जो रेवेन्यू हमें 2017 में दिखाई दी थी वो थी 11.28 थाउजेंड करोड़ की, जो कि बढ़कर 2020 में 14.53 थाउजेंड करोड़ हो गई है। हालांकि 2019 के मुकाबले रेवेन्यू में थोड़ी सी हमें यहाँ पर डिप देखने को मिल रही है, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है। ओवर द ईयर्स यहाँ पर ग्रोथ देखने को ही मिल रही है। अगर बात करें प्रॉफिट के बारे में तो आप देख सकते हैं कि 0.8 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट 2017 में दिखाई दिया था, जो कि कम होकर 2018 में 0.69 थाउजेंड करोड़ हो गया। लेकिन फिर से हमें रिवर्सल भी देखने को मिला था और 2019 में 0.84 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला था, जो कि कम होकर 2020 में हमें कम देखने को मिला है 0.77 थाउजेंड करोड़ का। तो आपको पता ही होगा कि ऑटो इंडस्ट्रीज में हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है और उसी की वजह से थोड़ा इफेक्ट इस पर भी पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हमें प्रॉफिट में कोई बड़ा डिप देखने को नहीं मिला है। 4 साल से ये अपने प्रॉफिट को इंटैक्ट रखता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है 2018 के बाद। अब मैं आपको इसके अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी दिखाऊंगा, जहां पर हमें पता चलेगा कि कैसी है इसके इनकम स्टेटमेंट। इंडस्ट्री के रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं। इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ का जो एवरेज है वो 11%, जबकि इसका ईयरली रेट है 12.15%। मार्केट शेयर बढ़ गया है पिछले 5 सालों में 56.33% से 59.3% का हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी जो मार्केट है उसमें से 60% का मार्केट शेयर सिर्फ ये अकेली कंपनी लेती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जायंट कंपनी है, अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है। इंडस्ट्री की जो नेट इनकम है वो है 8.21%, जबकि इसकी ईयरली रेट है 9.2%। तो हमें यहाँ पर भी पॉजिटिव बात दिखाई देती है। अब मैं ग्रोथ व्यू में आपको अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल तो हमें यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई देती है हर एक बेसिस पे, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 18 में और फाइनेंशियल ईयर 20 में हमें यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है, क्योंकि अच्छी खासी गिरावट हमें ऑलरेडी देखने को मिली है। ऑटो सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन चल रहा है। उसके बावजूद फाइनेंशियल ईयर 19 अच्छा गुजरा था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 20 में हमें यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है। टोटल रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट हुई है और नेट इनकम में जो गिरावट देखने को मिल रही है वो है 8.13% की। अब मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखाना चाहूंगा, कितना डेब्ट है वो भी दिखाना चाहूंगा। तो जो नॉन करंट लायबिलिटीज में हमें टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट यहाँ पर दिखाई देता है वो है सिर्फ और सिर्फ 9.74 करोड़ का। यानी कि हम कह सकते हैं डेब्ट फ्री कंपनी है, कुछ भी डेब्ट नहीं है ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 9 करोड़ या 10 करोड़ का ही इस पर डेब्ट है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं आपको पीयर कंपनी से आपको कंपैरिजन करके भी दिखाना चाहूंगा कैसी है ये कंपनी, अगर हम इसके पीयर कंपनी से कंपैरिजन करते हैं।
आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन में हमें यहाँ पर तीन कंपनीज दिखाई देती है, जिसमें से एवररेडी इंडस्ट्रीज और एचबीएल पावर सिस्टम्स को मैं कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि एक्साइड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनीज है, स्मॉल कैप्स कंपनी है। इसका जो मेन कंपैरिटर है वो है हमारा राजा बैटरीज। तो इसके जो पी रेशियो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है वो है 17.39, जिससे कम पर ही एक्साइड का पी रेशियो है। पीबी रेशियो है 3.44, जिससे कम पर ही हमें एक्साइड का पीबी रेशियो भी दिखाई देता है। यानी कि पीयर कंपनी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें चीप वैल्यूएशन पे दिखाई देता है, जो कि एक हमारी अच्छी बात है, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी बात है। अब देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, प्रमोटर्स ने कितना होल्डिंग ले रखा है, क्या उसमें से कोई प्लेज है या नहीं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग है 45.99%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड के पास है 16.27% की होल्डिंग, डीआईआई के पास 23.48, एफआईआई के पास है 9.4% की होल्डिंग और अदर पार्टीज के पास 21.12% की होल्डिंग। तो हमने ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस किया है, इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखा है, बैलेंस शीट पे काफ़ी कम डेब्ट दिखाई देता है, मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है, पिछले 5 सालों में बढ़ा भी है, अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है अपनी सेगमेंट का। और हमने इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखा कि कोई भी बुराई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल भी प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की समस्या नहीं है। और डीआईआईज, म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, मार्केट लीडर है। तो अब देखते हैं चार्ट्स पर कि कौन सी सिचुएशन हमें यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है और कौन से लेवल्स हैं जहाँ पर हमें बाय करने के बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स पर। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश से पहले ये 200 के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी गिरावट बनी रही थी। 125 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट लेने के बाद हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन जो रेड लाइन है वो है 200 डेज की ईएमए, वहां पर उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और स्टॉक वहां से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 148 के आसपास इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। इंडिकेटर्स के बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मनी फ्लो इंडेक्स का जो नंबर कैलकुलेट होकर आता है वो है 15.05, यानी कि ओवरसोल्ड कैटेगरी में ये जा चुका है, ऑलरेडी ये ओवरसोल्ड हो चुका है। अगर बात करें इसमें आरएसआई के बारे में तो आप देख सकते हैं कि आरएसआई का जो नंबर निकल कर आ रहा है वो है 42.41। आप देख सकते हैं आरएसआई का नंबर काफ़ी समय से नीचे आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के बारे में तो एमएससीडी ने हमें बियरिश क्रॉसओवर दे दिया था, यहाँ पर इसने बियरिश क्रॉसओवर दिया और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन आज का जो हिस्टोग्राम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो एक ग्रीन हिस्टोग्राम है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और स्टॉक वहाँ से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अपर बैंड जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 175 का लेवल और जो मीडियन है वो है 159 का और जो लोअर बैंड यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ रहा है वो है 142 का लेवल। अब मैं आपको पिवट पॉइंट्स भी दिखाना चाहूँगा। तो जो पिवट लेवल है वो है 156 का, जिसको इसने तोड़ दिया है और नीचे भी आ गया है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 170 का रेजिस्टेंस इसे फेस करना पड़ा था, उसके ऊपर ये स्टॉक निकल गया था लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया और स्टॉक वापस नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। जो हमें पिवट लेवल पर सपोर्ट दिखाई देते हैं वो है 148 के आसपास। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी सी ग्रीन लाइन हमें दिखाई देती है, वही इसका पिवट पॉइंट पर सपोर्ट है। उससे भी नीचे की बात करें तो 134 का भी सपोर्ट यहाँ पर दिखाई देता है। अब मैं आपको वीकली चार्ट्स पर लेकर आया हूं, जहां पर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। तो वीकली चार्ट्स पर हमें जो पिवट लेवल्स दिखाई दे रहे हैं उसका भी जो सपोर्ट लेवल है वो भी 144 के आसपास है, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डेली चार्ट्स पर और वीकली चार्ट्स दोनों पे। अब मैं आपको मंथली चार्ट्स भी दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। वहाँ पर भी हम पिवट लेवल पर देख सकते हैं जो पिवट सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो भी 144 का है, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस लेवल पर दिखाई देता है। 140 टू 148 के लेवल पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर बनकर आ रहा है। जो 200 मंथ्स का यहाँ पर ईएमए है वो है इसका 125 का लेवल, जहाँ पर इसने फिलहाल इस सपोर्ट लिया था। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको ऑल टाइम चार्ट्स पर लेकर आया हूं, जिसमें हमें अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली है लेकिन साथ ही साथ गिरावट भी देखने को मिली है। और आप देख सकते हैं कि 2010 के बाद इसमें अच्छी खासी तेज़ी रही थी, स्टॉक काफ़ी ऊपर निकल चुका था लेकिन बीच में काफ़ी बार इसमें डीप करेक्शन भी देखने को मिला है। लेकिन ऑल टाइम चार्ट पर मैं कुछ लेवल्स आपको दिखाना चाहूँगा जो कि एक सपोर्ट की तरह हमें काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप देख सकते हैं जो करंट लेवल हमें दिखाई दे रहा है वो इसका 125 के आसपास का, इसी के आसपास इसने फिलहाल मार्केट क्रैश के टाइम पर
सपोर्ट लिया था और उसी के आसपास इसने पहले भी सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखाई दिया था, तो हम इस लेवल को एज अ सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। और अगर उसके भी नीचे की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया था, जो कि है 100 रुपीज़ का लेवल। तो लॉन्ग टर्म अगर हम बात करें तो 100 रुपीज़ का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और शॉर्ट टर्म के लिए बात करें तो 144 का लेवल हमें बहुत बड़ा सपोर्ट दिखाई देता है, क्योंकि हमने देखा कि डेली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स और मंथली चार्ट सभी लेवल पर 144, 145 वही लेवल्स के आसपास का पिवट सपोर्ट बनकर आता था। और अगर उससे भी नीचे की बात करें तो 125 का सपोर्ट बहुत ही मायने है, क्योंकि उसके ही पास सपोर्ट लेने के बाद हमें फिर से रिकवरी देखने को मिली थी जब मार्केट क्रैश हुआ था और प्राइस नीचे आ गया था, तो 125 के पास सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ऊपर निकला था। तो आप देख सकते हैं जैसे दूसरे भी ऑटो स्टॉक्स हैं 2018 के बाद ही यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक 300 के लेवल से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं इसमें पोजीशंस के बारे में। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन ले रखी है तो मेरा मानना है आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी कंपनी है, हमने फंडामेंटल एनालिसिस में देखा, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी बुराई नहीं है। सेक्टर नीचे आ रहा है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम इसे भी फेस करनी पड़ रही है। अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन ले रखी है तो मेरा मानना है इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो ऑफकोर्स आप एग्जिट कर सकते हैं। फ्रेश बाय की जब तक बात है तो हमने देखा सपोर्ट लेवल्स यहाँ पर बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। पिवट पॉइंट पे जो सपोर्ट था वो था डेली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स और मंथली चार्ट्स। 144 के आसपास ही वो सपोर्ट बनकर आ रहा था। जो बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड का जो लेवल था वो था 142 के आसपास, तो वो भी एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बनकर आ रहा है। और अगर बात करें इसके मनी फ्लो इंडेक्स के बारे में तो वो भी काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है, तो टेक्निकली इसमें हमें बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि करंट मार्केट प्राइस पे इसमें पोजीशन बनाने में मुझे कोई भी बुराई नज़र नहीं आ रही। इनफैक्ट मैंने आज इसमें थोड़ी सी पोजीशन बनाई भी है, इसलिए मैं आपको भी यही रेकमेंड कर सकता हूं कि यहां पर आप थोड़ी सी पोजीशन बना सकते हैं। इसे लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मुनाफा बनाकर दे सकती है। जब भी ऑटो सेक्टर में हमें रिवाइवल देखने को मिलेगा तो ये स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर हमें दिखाई दे सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर ली है। तो मैं भी आपको यही रेकमेंड करूँगा कि यहाँ पर अच्छे खासे सपोर्ट दिख रहे हैं, तो आपको अगर बाइंग करनी है तो करंट मार्केट प्राइस पे थोड़ी सी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका डिसीजन है कि आपको यहाँ पर बाइंग करनी है या नहीं। लेकिन अगर आपको वेट भी करना है तो वो लेवल्स भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 130 या उसके नीचे अगर आपको ये मिलता है तो वहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।